आज की टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, है ना। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस रिपोर्ट में क्या होगा, साउथ एशिया का जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड रिपोर्ट होगा, है ना, कि साउथ एशिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, उस पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है ना। तो जो भी जीडीपी फोरकास्ट होता है या ग्रोथ फोरकास्ट होता है वो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ करता है, ओके, वर्ल्ड लेवल पे। तो ये पार्टिकुलरली साउथ एशिया का फोरकास्ट आया है इस रिपोर्ट में। तो देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है, इंडिया और साउथ एशिया एज ए होल का ग्रोथ कैसा ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, उसके बारे में। तो अपने इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने जो उसका प्रीवियस फोरकास्ट था जीडीपी को लेकर, उसमें कटौती की है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने प्रीवियसली कुछ फोरकास्ट किया होगा इंडिया और वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया के लिए, साउथ एशिया एज ए होल, ठीक है, और इंडिया के लिए कुछ फोरकास्ट किया होगा पहले जीडीपी को लेके कि कैसे ग्रो करेगा जीडीपी आगे। उसमें इसने खुद ही कटौती की है, कट किया है। और इस कट का क्या कारण है वो हम आगे देखेंगे। क्यों वर्ल्ड बैंक ने खुद ही अपने फोरकास्ट को, यानी पहले जो उसने फोरकास्ट किया था, अनुमान जो लगाया था जीडीपी ग्रोथ का, उसमें ही कटौती किया है। तो लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ टू 8% फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 8.7% फॉर द करेंट फिजिकल ईयर 2022-23। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, जो इसका प्रीवियस फोरकास्ट था, प्रीवियस फोरकास्ट कितना था? 8.7%। फाइनेंशियल ईयर या फिजिकल ईयर 2022-23 के लिए वर्ल्ड बैंक ने प्रीवियसली 8.7% फोरकास्ट किया था, एस्टिमेट किया था जीडीपी ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर क्या होता है, कब से कब रहता है उसका पीरियड? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर यानी फिजिकल ईयर 2022-23 करने का मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, है ना। तो इसमें जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या हुआ, उसे ही एस्टिमेट किया है वर्ल्ड बैंक ने। और प्रीवियस इसने एस्टिमेट किया था कितना परसेंट? 8.7%। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। हाउ यू डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? देखिए यस, बिल्कुल सही। मतलब किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू, है ना। जितनी भी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, चाहे वो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा हो या फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो कई तरीकों से निकाला जाता है। जीडीपी भी यूज करते हैं, नेट एनडीपी भी यूज करते हैं, एनएनपी भी यूज करते हैं, लेकिन जो मेन नेशनल इनकम होता है हमारा वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। ये सब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में कैसे निकलता है। और जीडीपी हो या एनएनपी हो या एनडीपी हो, हर जो हमारा नेशनल इनकम का जो एस्टिमेशन है वो 2 कॉस्ट पे निकाला जा सकता है, एक मार्केट प्राइस पे, दूसरा फैक्टर कॉस्ट पे। मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ कंट्री में विद इन द बाउंड्री, है ना, चाहे वो फॉरेनर कर रहे हैं चाहे इंडियन कर रहे हैं, ठीक है, उसका अगर वैल्यू हम मार्केट प्राइस पे लेंगे, मार्केट प्राइस मतलब उसमें टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडीज को घटाएंगे, तो वो मार्केट प्राइस पे वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा है? जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर एक साल में, उसमें जब हम टैक्स जोड़कर और सब्सिडी घटाकर जब मार्केट में फाइनली मार्केट में जब बेचते हैं जिस प्राइस पे, उस पर निकालेंगे तो उसे बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
लेकिन जब सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे, फैक्टर कॉस्ट मतलब यस, प्रोडक्शन करने में जितना उसे खर्च हुआ हो। प्रोडक्शन करने में जनरली 4 फैक्टर्स आते हैं, लैंड लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, और कैपिटल। लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल, ये 4 फैक्टर होते हैं फैक्टर ऑफ कॉस्ट, है ना। तो इनमें जो खर्च हुआ होगा, लैंड मतलब रेंट दिया होगा प्रोडक्शन के लिए, है ना, लेबर को लेबर वेज दिया होगा, है ना, कैपिटल उसको चाहिए होगा, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट चाहिए। तो सारे मिलाकर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो ये सब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट या फिर जीडीपी मार्केट प्राइस, ये 2 तरीके से निकाला जाता है। 2015 में क्या बदलाव आया है कि कहीं भी अगर जीडीपी लिखा रहे तो उसका मतलब होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। 2015 से पहले कहीं भी जीडीपी लिखा हुआ रहता था तो उसे क्या माना जाता था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन 2015 में ये बदलाव आया है कि जीडीपी, सिंपल जीडीपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये जीडीपी कैसे निकालते हैं, एक साल में जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का बाउंड्री के अंदर, चाहे वो नेशनल कर रहे हो या फॉरेनर कर रहे हो। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे निकालते हैं, जीडीपी ग्रोथ लेते हैं प्रीवियस ईयर से, है ना। प्रीवियस ईयर में जीडीपी कितना रहा और इस ईयर जीडीपी कितना रहा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का जीडीपी इनटू 100। इसी को कहा जाता है बेस इफेक्ट। बेस किधर लेते हैं, पिछले साल का। तो पिछले साल का जीडीपी माइनस, सॉरी इस साल का जीडीपी माइनस पिछले साल का जीडीपी बाई पिछले साल का जीडीपी इनटू 100, ये जीडीपी ग्रोथ देता है। समझ में आया? तो इस साल हमने जीडीपी कैलकुलेट किया, पिछले साल भी जीडीपी कैलकुलेट किया होगा हमने, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का जीडीपी इनटू 100, ये जीडीपी ग्रोथ निकलता है ना। तो अगर पिछले साल ज्यादा जीडीपी हुआ होगा और इस साल थोड़ा सा ही बढ़ा होगा तो जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा ना, यानी पीछे साल के से कंपेयर करके हम जीडीपी ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो प्रीवियसली वर्ल्ड बैंक ने क्या दिया था कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2022-23 में वो कितना रहेगा, 8.7%। लेकिन इसे खुद ही वर्ल्ड बैंक ने कट कर दिया, कम कर दिया। कितना कर दिया है, 8%, यानी 8% ग्रोथ है, यानी प्रीवियस ईयर से 8% ज्यादा ग्रोथ होगा इस बार हमारा जीडीपी। ओके, उसके साथ साथ ही पूरे साउथ एशिया के लिए क्या एस्टिमेट किया है, पूरे साउथ एशिया के लिए भी जो कट किया गया है वो कितने से, 1% से कट किया गया है ना। प्रीवियसली कितना था, नहीं प्रीवियसली 7.6 होगा, 1% का कट करके क्या कितना बताया गया है, 6.6%, एक्सेप्ट अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी साउथ एशियन नेशन है वो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कितना होगा वहां पे, 6.6 होगा। प्रीवियसली कितना बताया गया था, 7.6%। ओके, 1% कट हुआ साउथ एशिया में। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जीडीपी एस्टिमेट में जो कट किया गया है या लो जीडीपी एस्टिमेट दिखाया गया है, लो जीडीपी ग्रोथ, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहला ऑब्वियस है, पहला कारण वॉर, ठीक है। जो यूक्रेन का वॉर हुआ है, worsening supply chain and rising inflation risk caused by the Ukrainian crisis. ओके, यूक्रेन के साथ जो रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है उसके कारण क्या हुआ, सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ है। सप्लाई चेन क्या होता है, एक नेटवर्क जिसके थ्रू सप्लाई किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स या सर्विसेज किसी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे कंट्री तक पहुंचता है, वो कैसे, एक नेटवर्क के थ्रू, है ना, उसी को कहा जाता है सप्लाई चेन। और उस नेटवर्क में ट्रांसपोर्टेशन से लेके बाकी बहुत सारी चीजें होती है, लॉजिस्टिक होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ है, क्यों अफेक्ट हुआ है, वॉर के कारण। क्योंकि बहुत मैक्सिमम आप देखेंगे कई सारे जो ओशन के थ्रू सप्लाई होता है तो वहाँ पे क्या हो रहा, ब्लॉकेज हुआ है ना। और कई सारे आप देखेंगे कि कई सारी वस्तुओं का, खासकर पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ों का रशिया से भी सप्लाई होता है, यूक्रेन से भी कई सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं। तो वैल्यू चेन में, सप्लाई चेन में क्या हुआ है, ऑब्स्टेकल हुआ है, बाधा पहुंचा है, जिसके कारण खासकर ऑयल का, ठीक है, ऑयल का प्राइस बढ़ा है। ओके, एंड कॉज्ड बाय द यूक्रेनियन क्राइसिस। अब यहाँ पे देखिए इसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, दाम भी बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, एडिबल ऑयल का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। इन इंडिया दूसरा कारण क्या है, पहला कारण तो आपको लिखना होगा ये कि वॉर के कारण जो
जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है वॉर के कारण, और इन्फ्लेशन भी हुआ है इसके कारण। दूसरा कारण क्या है, इन इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन विल बी कंस्ट्रेन्ड बाय द इनकम्प्लीट रिकवरी ऑफ द लेबर मार्केट फ्रॉम द पैंडेमिक। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया में क्या हुआ है, खासकर इंडिया की एग्जांपल दे रहा है कि इंडिया में क्या हुआ है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कंस्ट्रेंट हुआ है। कंस्ट्रेंट मतलब हाँ रुका हुआ, कम हुआ है ना। क्यों हुआ है, हाउस होल्ड कंजम्पशन कम क्यों हुआ है, और ये जीडीपी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखिए किसी भी इकोनॉमी में जितना डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। डिमांड कब होगा, जब ज़्यादा कंजम्पशन होगा, आपके पॉकेट में ज़्यादा पैसा होगा तभी तो आप डिमांड करेंगे, तभी तो आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे हाउस होल्ड लेवल पे, जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतना ही ज़्यादा डिमांड होगा और उतना ही प्रोडक्शन होगा, और जितना प्रोडक्शन होगा वही तो जीडीपी है ना। तो कंजम्पशन क्या हुआ है, हाउस होल्ड कंजम्पशन कंस्ट्रेंट हुआ है, ठीक है, बाधा पहुंचा है उसमें। क्यों, हाँ जो पेंडेमिक हुआ था उससे अभी तक हम लोग रिकवर नहीं हो पाए कई लोग, है ना। खासकर लेबर मार्केट, लेबर मार्केट मतलब जो वेजेस पे एम्प्लॉयड होते हैं। लेबर मार्केट मतलब नहीं सिर्फ मजदूर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लेबर मार्केट मतलब जो वेज एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, सभी लोग लेबर में ही आएंगे, जो भी नौकरी कर रहे हैं वो लेबर में ही आएंगे, है ना। तो लेबर मार्केट का जो कंजम्पशन जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन वो कांस्टेंट हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक से अभी तक हम लोग उबर पाए, है ना। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडिक्वेट गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण जो हमारा जो लेबर मार्केट है अभी भी पेंडेमिक का मार झेल रहा है, ठीक है। तीसरा कारण क्या है, हाई ऑयल एंड फूड प्राइसेस कॉज्ड बाय वॉर के कारण क्या हुआ, स्पेशली ऑयल पे, ठीक है। जनरली आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट राइज इन प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी वस्तु का परसिस्टेंट प्राइस लगातार वृद्धि होना। तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन का जो मेजर पार्ट होता है, इन्फ्लेशन लाने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है ऑयल, तेल। तेल की कीमत बढ़ने से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होता है, और जो सप्लाई हो रहा था हमारे पास वस्तु, खासकर फूड आइटम, वो महंगा हो जाता है ना। तो ऑयल का प्राइस बढ़ने के कारण और फूड प्राइस, अब ऑयल के कारण और भी सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है ना, कई तरह की सर्विसेज महंगी हो जाती हैं, और साथ ही साथ फूड प्राइसेस में भी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है ना। और उसके कारण निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कहाँ पे, पीपल्स रियल इनकम। रियल इनकम क्या है, देखिए दो तरह का, नॉमिनल इनकम होता है, दूसरा होता है रियल इनकम। नॉमिनल इनकम मतलब आपको सैलरी तो मिल रही है, लेकिन जब उसमें इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा रियल। इन्फ्लेशन एडजस्ट मतलब सैलरी मिल रही है लेकिन आप ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मनी का परचेजिंग पावर कम हो गया। आपके पास पहले भी 1000 रुपया था, अभी भी 1000 रुपया है ना, लेकिन पहले परचेजिंग पावर मनी का ज़्यादा था, आप ज़्यादा 1000 रुपये में ही ज़्यादा सामान खरीद पाते थे। अब 1000 रुपये में कम सामान खरीदते हैं, क्यों, महंगाई हो गई, तो सामान महंगा हो गया। तो महंगाई क्या करता है, इन्फ्लेशन क्या करता है, परचेजिंग पावर मनी का घटा देता है, और इससे क्या होता है, हमारा जो रियल इनकम है वो कम हो जाता है। इनकम हमें, सैलरी हमारा बढ़ रहा है लगातार, लेकिन हमारा जो रियल उसे कहेंगे नॉमिनल इनकम। लेकिन उसमें जब इन्फ्लेशन को फैक्टर को डाल देंगे, इन्फ्लेशन को एडजस्ट जब करेंगे तो हमारा इनकम काफ़ी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन ने क्या किया, हमारा जो इनकम था, जो मनी हमारे पास आ रहा है उसका परचेजिंग पावर कम कर दिया, है ना। तो पीपल्स का जो रियल इनकम है, जो एक्चुअल इनकम जो दिख रहा है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद वो कम हो गया। समझ में आएगी, रियल इनकम कि इनकम हमारा बढ़ रहा है लगातार, सैलरी सबकी बढ़ रही है, घट तो नहीं रही है किसी की सैलरी। हाँ, पेंडेमिक में कुछ लोगों की सैलरी कट की गई थी, वो लोग मैटर, लेकिन जनरली सैलरी सबकी बढ़ती है, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ती है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, मनी का परचेजिंग पावर कम कर दे रहा है, ठीक है। हमारी सैलरी तो बढ़ रही है, मनी बढ़ रही है, अमाउंट ऑफ मनी बढ़ रहा है, लेकिन मनी कितना खरीद सकता है चीज़ों को, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है ना। तो रियल सेंस में अगर देखेंगे तो पीपल्स का इनकम कम हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण, ठीक है। और ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। और इसके कारण देखिए पीपल का सारा कुछ इकोनॉमी में जो जीडीपी का ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करता है, पीपल का इनकम कितना है। आपके पॉकेट में जितना पैसा होगा उतना डिमांड करेंगे,
और जितना डिमांड करेंगे उतना प्रोडक्शन होगा, और जो प्रोडक्शन होगा वही जीडीपी है ना। तो सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है? पीपल्स के इनकम पे। अगर उनका इनकम कम होता है, यानी मार्केट में पैसा कम होता है, आपके पॉकेट में पैसा कम होता है, तो जीडीपी ग्रोथ कम होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जीडीपी एस्टिमेट को कम करने का। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक और क्या फैक्टर है एस्टिमेट को कम करने का? द रीजन्स डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स, यानी एशिया रीजन का अगर हम बात करें, खासकर इंडिया और जो भी चीज़ें हैं, इंडिया की टोटल इंपोर्ट का 70% ऑयल इंपोर्ट होता है, तेल में इंपोर्ट होता है ना। तो ज़्यादातर हम लोग ऑयल के लिए बाहर इंपोर्ट पे निर्भर करते हैं, है ना। उसी तरह मैक्सिमम एशियन कंट्रीज इंपोर्ट पे निर्भर करती है ना। और ये भी कारण है कि ऑयल के दाम जैसे बढ़ेगा वैसे ही हमें दिक्कत आएगी, हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी, है ना। तो रीजन डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट मींस हाई। अब देखिए इससे क्या हो रहा है? हाई क्रूड प्राइसेस। अब क्रूड का प्राइसेस बढ़ रहा है, क्रूड मतलब कच्चा तेल, क्रूड प्राइस बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। और हम ज़्यादातर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, यानी हमें और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं या हम सेल्फ डिपेंडेंट है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है? डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। तो हमें हमारी इकोनॉमी, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है तेल के कारण, और इन्फ्लेशन आने के कारण हमारी इकोनॉमी बाध्य है कि वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन कंट्रोल के पीछे लगाए। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जनरली दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की। पहला होता है मॉनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दो तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है? मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। मनी मार्केट में कितना जाएगा, कितना खींचना है मनी को मार्केट से, कितना डालना है, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो हम क्या करते हैं? मनी को निकालते हैं मार्केट से, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं चीज़ों का, है ना। तो हम क्या करते हैं? मनी को मार्केट से निकालते हैं ताकि डिमांड कम हो जाए और प्राइस स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। लेकिन जब पैसा कम होगा मार्केट में तो हम क्या करेंगे? और पैसा देंगे, मार्केट में पैसा डालेंगे, यानी आपके पैकेट में पैसा बढ़ाया जाएगा। क्यों? ताकि मार्केट में पैसा बढ़े, डिमांड बढ़े और ग्रोथ हो। तो मॉनेटरी पॉलिसी का दो मकसद होता है, एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, दूसरा ग्रोथ को इंश्योर करना। और जनरली ग्रोथ इज ऑलवेज कपल्ड विद इन्फ्लेशन। जब भी ग्रोथ होगा इन्फ्लेशन अपने आप साथ में आएगा, है ना। तो अगर हमें ग्रोथ बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? मार्केट में पैसा डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। और अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे मार्केट से। तो जब प्राइस हाई है, तो हम क्या चाहेंगे? कि डिमांड कम हो। प्राइस हाई है तो हम क्या चाहेंगे? डिमांड कम हो ताकि प्राइस नीचे आए। किसी भी कमोडिटी का चाहेंगे ना? हाँ, तो डिमांड कम हो और प्राइस नीचे आए, यही चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे? पैसा को मार्केट से निकालेंगे। हमारा फोकस क्या रहेगा? इन्फ्लेशन को कम करना है। दूसरी तरफ अगर हम ग्रोथ को फोकस करेंगे तो हम क्या चाहेंगे? कि पैसा मार्केट में डालें। लेकिन चूंकि प्राइस पहले से ही राइज है तो अब हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है कि हम ग्रोथ पे फोकस करें, हम पैसा डालें। हमारे पास है लिबर्टी, और पैसा डालेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो हमारे पास हम बाध्य हैं कि हम मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरफ ले जाएं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर, ना कि ग्रोथ को बढ़ाने पर, है ना। अगर नॉर्मल सिचुएशन रहता तो हम जनरली मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद क्या होता है? ग्रोथ बढ़ाना, यानी मार्केट में पैसा डालना। लेकिन अभी पहले से ही क्योंकि प्राइस राइज है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर के कारण है, तो हम क्या चाहेंगे? और पैसा डाल दें ताकि और डिमांड हो जाए, इन्फ्लेशन आ जाए। तो हम चाहेंगे ना कि पैसा कम से कम निकाले, नहीं तो कम से कम स्टेबलाइज रखें। यानी हमारा मेन टारगेट क्या होगा? इन्फ्लेशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन टारगेट क्या होगा? इन्फ्लेशन। और जब हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं तो हम ग्रोथ को बाध्य करते हैं। तो जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी तो वो पैसा तो डालेगी नहीं, यानी ग्रोथ को हम रोक रहे हैं, ग्रोथ को हम प्रमोट नहीं कर रहे। और यही कारण है कि जीडीपी हमारा बढ़ने कट किया गया है, क्योंकि हम हमारा टारगेट अभी क्या है? इन्फ्लेशन। तो ये 4 फैक्टर हैं क्यों जीडीपी एस्टिमेट को कम किया गया है। क्योंकि ये 4 फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है ना।
तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विमेन रिलेटेड फाइंडिंग्स, यानी विमेन महिलाओं से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स निकाला गया है इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, और IMF ने एक बार कहा था कि अगर इंडिया की महिलाएं अगर पार्टिसिपेट करती है इकोनॉमिक में तो GDP ग्रोथ हमारा डबल हो जाएगा, है ना। तो महिलाओं का इसलिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हाफ पॉपुलेशन है, अगर वो इकोनॉमिक पार्टिसिपेट करती हैं तो प्रोडक्शन होगा, है ना, ज़्यादा। हाँ, IMF का था स्टेटमेंट, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोग उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन महिलाएं ज़्यादातर हमारे यहाँ हाउस होल्ड एक्टिविटी में ज़्यादा समय बिताती हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो वीमेन फेस ग्रेट डिसएडवांटेज इन एसेसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, मतलब एसेसिंग मतलब पहुँच, मतलब महिलाओं का पहुँच नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी तक। जनरली उन्हें हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बांध के रख दिया जाता है एक तरह से, है ना, उनकी पहुंच नहीं है। जैसे वो जॉब करना चाहते हैं तो जनरली एक सोशल बैरियर क्रिएट होता है कि नहीं, सामाजिक बंधन, है ना, उन्हें जॉब नहीं करने दिया जाता। तो नॉट एक्सेसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये स्थिति है हमारे यहाँ। दूसरा क्या है, मेनी साउथ एशियन कंट्रीज रैंक अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फीमेल लेबर फोर्स, मतलब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ जितना लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मतलब जितने लोग काम में लगे हुए हैं, जितने लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगे हुए, लेबर फोर्स है हमारा, है ना। तो लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है, वो जनरली एशियन कंट्रीज लोअर रैंक होता है उनका, होता है कि नहीं, होता है ना। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, फॉर साउथ एशियन नेशन वुमेन spends much less time in paid employment than the वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो महिलाएं मैक्सिमम पेड एम्प्लॉयमेंट में अपना ज़्यादा समय बिताती है इन कंपेरिजन टू हाउस होल्ड एक्टिविटी। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में देखेंगे तो महिलाओं का जो ज़्यादा समय पेड एम्प्लॉयमेंट में बीतता है। लेकिन इंडिया में कहा जाता है, इंडिया या साउथ एशियन, दूसरे साउथ एशियन कंट्री में कहा जाता है हाउस होल्ड एक्टिविटी में वो ज़्यादा समय बिताती है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ। तो इसके लिए जो सजेस्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, पहला सजेशन क्या है, प्लान पॉलिसीज, यानी हमें क्या करना है, फिजिकल पॉलिसी लेकर आना है। मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारा टारगेट कर रहा है इन्फ्लेशन को, फिजिकल पॉलिसी मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकर आती है, जो बजट हुआ। फिजिकल पॉलिसी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है, बजट, ठीक है। या आपने सुना होगा स्टिमुलेशन पैकेज, कभी कभी पैकेज दिया जाता है, है ना, स्टिमुलेशन मतलब उसको बूस्ट करने के लिए। हाँ, और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल पॉलिसी का बजट। तो हमें ऐसा फिजिकल पॉलिसी बनाना होगा प्लान करके, ताकि हमें जो शॉक मिला है पेंडेमिक से, या जो वार का जो एक्सटर्नल फैक्टर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उसको हम खत्म कर सके, उससे बाहर निकल सके। दूसरा क्या है, यानी ये गवर्नमेंट लेवल पे है, यानी गवर्नमेंट को ऐसा फिजिकल पॉलिसी लाना होगा जिससे हम जो एक्सटर्नल फैक्टर है या फिर जो भी पेंडेमिक ने जो हमें शॉक किया है उससे हम बाहर निकल सके। दूसरा है इंटरवेंशन फॉर वुमेन, और हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसे प्रमोट करना है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना होगा गवर्नमेंट को, पॉलिसीज लाना होगा। इंटरवेंशन मतलब प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लाना होगा गवर्नमेंट को महिलाओं के लिए, ताकि महिला भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा बढ़े, तभी हम GDP ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है लो कार्बन डेवलपमेंट। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि लो कार्बन डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हम ऑयल पे डिपेंडेंट हैं, तो हमें ऐसा क्रिएट करना है हमारी इकोनॉमी को जो ऑयल फ्री हो, कोल फ्री हो, ताकि हम इम्पोर्ट के जगह पे हम अपने यहाँ वो प्रोड्यूस कर सके, जैसे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, है ना, तो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब ये इलेक्ट्रिक मोटर्स किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से, और इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करेंगे, सोलर से, विंड से। तो हमें ऐसा सोचना होगा कि लो कार्बन डेवलपमेंट हमारे यहाँ होना चाहिए, यानी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए जिसमें कार्बन का रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्योंकि कार्बन रिक्वायरमेंट होगा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, हमें अपने इंपोर्ट बिल को कम करना है। तो ये सारे सजेशन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यू कैन कोट दिस रिपोर्ट इन योर आंसर, है ना, रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया एज वेल एज द साउथ एशिया कंट्री, ओके।